So let's start today's discussion. MS long cases. अच्छा, आज का जो सेशन है ना, वो लॉन्ग केसेस पे ही फोकस करेगा. शॉर्ट केसेस पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में होते हैं वो मैं अभी ऐड नहीं कर रही. ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में शॉर्ट केसेस होते हैं, कुछ में नहीं होते, बट लॉन्ग केसेस तो डेफिनेटली हर एमएस के प्रोग्राम में होते हैं. किसी भी यूनिवर्सिटीज में जो भी पाकिस्तान में एमएस का प्रोग्राम जो है वो कंडक्ट करा रही हैं. तो let's start. Welcome. Welcome to the मैडम प्लेटफॉर्म. और ये आपका जो है एक, मैं हमेशा जब भी सेशन स्टार्ट करती हूँ ना, किसी पॉजिटिव जो है कोट से ही स्टार्ट करती हूँ. अब ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने किसी मिशन को अचीव करना है ना, तो यू शुड हैव पैशन अबाउट दिस. पैशन नहीं है ना बच्चों, तो फिर लर्निंग ही नहीं होती. ये पैशन ही होता है जो आपको, मतलब ये पैशन ही है जिसके बाद वो वाला कोट आता है कि व्हेन देयर इज ए विल देयर इज ए वे. जब आप में पैशन होता है, अल्लाह खुद ही रास्ते बनाता है, ढूंढ ढूंढ के सही जगह पे आपको पहुंचाता है, सही लोगों से मिलवाता है, रास्ते बनते हैं. तो ये सब चीजें ऐसे नहीं बन जाती कि जो जिसके लिए सही नहीं करता उसको वो जो है चीज भी नहीं मिलती. आप उसके लिए सही करते हो, आपको वो चीज मिलती है. आप उसके लिए एफर्ट करते हो, आपको वो चीज मिलती है. और ये एफर्ट करने का जज्बा, ये इसको आप पैशन कह सकते हैं. अगर आप इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं वो, फ्यूरियस है टू गेन समथिंग, तो इसको नहीं बुझने देना. ये जो आपके अंदर की फायर है ना, इसको नहीं बुझने देना टू लर्न समथिंग न्यू एंड गुड. और इंशाल्लाह इट विल लीड यू टुवर्ड्स योर गोल. सो इंशाल्लाह. अच्छा, क्लिनिकल कोर्स आईएम कहाँ से आ गया? तो एमएस में बच्चों हम आपने ना जो आपके इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनकी ना लिस्ट बना लेनी है. बेसिकली ये कोई हवा नहीं है. लॉन्ग केसेस में अच्छी बात ये है, जैसे शॉर्ट केसेस या स्ट्रक्चर डिस्कशन में आते हैं अब आजकल एफसीपीएस में, उसमें तो पूरा सिलेबस ही कवर करना पड़ता है ना. यू कांट स्किप एनीथिंग. बट लॉन्ग केसेस में ना अच्छी बात ये है कि यू हैव टू कवर ओनली 20 केसेस. इसमें अगर आपकी क्लिनिकल ग्रिप है ना, तो यू आर गुड इन क्लिनिकल. क्योंकि आपका इंटरेक्शन विद पेशेंट से होता है. पेशेंट आते ही वो है जो कॉमन है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन के साथ, आईयूजीआर के साथ, एनोमलीज के साथ, पोली के साथ, प्रीटर्म लेबर के साथ, या गायनी में आ जाएंगे मैस एब्डोमेन के साथ, किसी मैलिग्नेंसी के साथ, इनफर्टिलिटी या प्रोलैप्स. इससे बढ़ के तो है नहीं ना एचएमबी. मतलब आप देखिए 100% पेशेंट आप जो भी ओपीडी में देखते हैं वो इन्हीं कंप्लेंट्स के साथ आते हैं. और 100% आपके लॉन्ग केसेस में भी यही आते हैं. इक्का दुक्का में कार्डियक आ जाएगा, थायराइड आ जाता है, उसको लिया जाता है. बट ये तो 90% पेपर आउट है कि जो आपके लॉन्ग केसेस है ना, ये 20 आपके जो फेवरेट टॉपिक्स हैं इनमें से ही आते हैं, क्योंकि ये हमारे मास्टर में कॉमन है. तो आपने क्या करना है, 20 फाइल्स बनानी है. ये हमेशा मैं कहती हूँ. और दिस इज द सिंगल बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज योर स्टफ. क्योंकि फिर क्या होता है, चीजें आपकी ना बिखर जाती हैं. जब आपने एक्चुअली उसको रिप्रोड्यूस करना होता है, एग्जाम के लिए रिवाइज करना होता है या परफॉर्म करना होता है, तो फिर किसी जगह पे कोई चीज लिखी होती है, किसी जगह पे कोई चीज लिखी होती है, ऑर्गेनाइज ही नहीं होती. फिर खाक क्या तुम रिवाइज करोगे? तो आज से ऑनवर्ड जो है ना, तुम लोगों ने एनीमिया की पूरी फाइल्स डिफरेंट रखनी है, डायबिटीज की डिफरेंट रखनी है, प्रोलैप्स की डिफरेंट रखनी है. और कोई भी लॉन्ग केस जो आपका हम इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस होगा, या आप अपने जब प्रैक्टिस करोगे, वार्ड्स में जाओगे, वहाँ पेशेंट्स देखोगे, उनकी हिस्ट्री लोगे, वो भी पूरा केस आपने लिखना है. बट उसकी ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ना आप लोगों ने ऐड कर देनी है अपनी उस रिस्पेक्टिव फाइल में. बिलीव मी, इट विल मेक योर लाइफ सुपर डुपर इजी. मतलब ये नहीं होगा कि डायबिटीज पढ़ने बैठे हो, स्लाइडिंग स्केल पता नहीं कहाँ लिखा है, किस बुक में है, डाइट चार्ट पता नहीं किस बुक में है, इंसुलिन पता नहीं कहाँ से टेस्ट करनी थी, वो कहीं और लिखी हुई थी, मैकेनिज्म डिफरेंट पैथोलॉजीज के या एनोमलीज के वो समझ नहीं आ रहे, मैनेजमेंट कहीं और लिखी हुई है. तो ये मत करें ना. हर चीज जो भी रेलेवेंट चीज है डायबिटीज की, उसकी फाइल में होगी. या उसमें आपने डिफरेंट केसेस देखे हैं. डायबिटीज थोड़ा ऐसे थोड़ी ना आएगा मैं डायबिटीज हूँ, प्रीटर्म लेबर के साथ आएगा ना, एनोमलीज के साथ आएगा, पोली के साथ आएगा, या सिम्टम्स के साथ आएगा, या कॉम्प्लिकेशंस के साथ आएगा. फिर पकड़ोगे ना डायबिटीज है या आईओडी अनएक्सप्लेन्ड. बिल्कुल हाँ, ये भी हो सकता है क्रॉनिक डायबिटीज डायग्नोज्ड और विद कॉम्प्लिकेशन आ जाए. तो देखे ना कितने फ्लेवर हैं डायबिटीज के. तो इस तरह की कम से कम 10 आपने केसेस जो हैं लिखने हैं प्रॉपर मैनेजमेंट तक, और वो इस फाइल में लगा दें. आपकी तो पूरी बुक बन जाएगी अपनी डायबिटीज की.
जब भी रिवाइज करोगे जिंदगी स्कूल में होगी ना। सो करोगे ना ये काम? करोगे? नहीं, किसने ज्यादा अच्छी आवाज नहीं आई मुझे। जी अली, करोगे? जी 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 मैडम, अभी सर। हाँ मैंने देखा है, अभी आए हैं। अली, सॉरी अली आप सॉरी। कहाँ से कर रहे हो तैयारी? कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर एमएस कर रहे हो? यूएचएस में। यूएचएस, अच्छा सभी एक्चुअली मैंने, यूएचएस वाले हैं। हाँ यूएचएस मैंने, हाँ सर, मैं फिर जिना हॉस्पिटल में ट्रेनिंग किया। तो हमारे यूएचएस सब मेरे ख्याल से काम से ओके, और सना। अच्छा। और सना मोइन, आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा था मैं, हमने सबकी एक ही पेपर दिया, सबकी यूएचएस। अच्छा अच्छा अली, आप ना थोड़ा टाइप कर दो, मुझे लगता है आपकी तरफ माइक जो है ना वो सही नहीं है, तो बड़ी आवाज फैल फैल के आ रही है। एनीवे तुम अगर जिना से हो तो फिर हम सारे हो मेरे। चलो, वेलकम अगेन टू द क्लास। और जो थोड़ी बहुत बातें मिस हुई हैं मैं रिवाइज कर दूं। अली, मैंने सिर्फ अभी तक ये बताया कि जो एमएस के लॉन्ग केसेस है ना, उसमें ना आपका एग्जाम आउट है। बिलीव मी, लॉन्ग केसेस का पूरा पेपर मैं कह रही हूँ ना आउट है। आपको पता है कि ये 20 टॉपिक्स है, इसमें से ही आना है। और पहले एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आउट ही हैं, और सेकंड एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछने हैं वो आउट ही हैं। अब मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर एनीमिया आएगा तो एग्जामिनर ने क्या पूछना है और वो यही आएगा। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, अगर हाइपरटेंशन आ रहा है ना तो एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन ही पूछने हैं, आपने इन्हीं को ही इनका जवाब देना है। ठीक है, तो बिल्कुल। जी जी। तो ये जो एग्जाम है ना लॉन्ग केसेस का, ये बिल्कुल आउट है। आपने क्या करना है, ये 20 केसेस की फाइल बनानी है बस, और पास होना है। ठीक है, चलिए अपने आप पे यकीन रखें, ये डुएबल एग्जाम है। ठीक है, और बाकी अच्छी अच्छी बातें मैंने लिखी हुई हैं, मैं इन पे ज़्यादा टाइम लगाऊंगी तो फिर बात लंबी हो जाएगी। लेकिन आपने ना कोई एक दिन जाया नहीं करना। डू नॉट लेट एनी सिंगल डे विदाउट लर्निंग एंड इम्प्रूविंग योरसेल्फ। दिस इज द थीम ऑफ टुडे सेशन, कि एक दिन एक मोमेंट जाया नहीं करना कि आप ये सोचें कि यू आर नॉट लर्निंग। ऑलरेडी एमएस इतना डिफिकल्ट है करना, इसकी ट्रेनिंग करना, और एक आपके लिए तो और भी रिसर्च करना, मतलब इतने स्टेप्स हैं। अब आप यहाँ पहुंच गए हो कि यू हैव डन योर ट्रेनिंग, यू आर जस्ट अबाउट टू एग्जिट दिस एग्जाम, यू आर जस्ट अबाउट टू बी अ कंसल्टेंट। और कितनी सेक्रीफाइसेस दी हैं, आपने घर छोड़ के आते हो, जैसे ट्रेनिंग की आई कैन इमेजिन, और फैमिली वे में, और फिर उसके बाद तैयारी करना, रोज हॉस्पिटल निकलना, जगह जगह यूनिट्स में जाके पेशेंट देखना। तो इतनी तुम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हो तो फिर किस लिए कर रहे हो? लर्न करने के लिए कर रहे हो ना। तो फिर जिस दिन से वो घर से निकलो ना, तो ये अहद करके निकलो कि मैं इतना कुछ खुद को भी सेक्रीफाइस कर रही हूँ, पूरी फैमिली को मैं सेक्रीफाइस कर रही हूँ, आज मैंने कुछ नया सीख के ही जाना है। ठीक है, तो और जो भी एग्जाम में पास कर रहा है, जो भी एमएस कर रहा है, वो आप जैसे ही है, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। जिंदगी मुश्किल सबकी ही है, किसकी आसान है? जिसकी आसान है तो वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है, बाकी मुश्किल सबकी है। ठीक है, और बाकी जिन लोगों के, जो लोग पास नहीं होते, थोड़े वो नेगेटिव हो जाते हैं, उनसे दूर रहना है। दे विल मेक यू बिलीव कि एग्जाम ये ना पास हो ही नहीं सकता, ये डुएबल एग्जाम है ही नहीं। सीपीएस, ये जो यूएचएस है आपकी यूनिवर्सिटी है, दिस इज यूर बिगेस्ट एनिमी। सारे प्रोफेसर, सुपरवाइजर्स और पेशेंट सब आपको बैठे इसीलिए कि आप फेल हो जाओ। डू नॉट गो आफ्टर सच वर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव माइंड्स, नेगेटिव ऑरा बनता है, नेगेटिव इन्वायरमेंट बनती है, और आप में एक नेगेटिव एनर्जी ऐड हो जाती है। और जब आपका पैशन ही खत्म हो जाएगा तो फिर क्या लगेगा? आप ही तो हो जिसने पास होना है। ठीक है, तो बस आपने पास होना है, यू कैन डू दिस। बाकी मैडम का मिशन है कि आपकी नॉलेज में ना क्वालिटी ऐड हो, और साथ ही एग्जाम फोकस आपकी प्रिपरेशन हो। आपको मिनिमम स्टडी स्टफ से ना मैक्सिमम आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, और इंशाल्लाह व्हेन यू विल डू योर एमएस, आपको इसके बाद भी करियर सपोर्ट मिलती है मैडम के प्लेटफॉर्म पे। हमारा ओबीजी कंसल्टेंट का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है इन द पाकिस्तान, वो 500-600 कंसल्टेंट्स हैं, और डेली इतने अच्छे अच्छे केसेस हमारे डिस्कस होते रहते हैं। तो आपका जो मैडम के साथ कनेक्शन है, ये सिर्फ इस एग्जाम तक नहीं है। ठीक है, हाँ, जीरो टॉलरेंस है फॉर नेगेटिव एनर्जी एंड नेगेटिव पीपल, बिकॉज मुझे हमेशा, खुद बड़ी पॉजिटिव हूँ, मुझे पॉजिटिव अपने ही स्टूडेंट्स चाहिए। ठीक है,
ओके, चलें। हाँ, ये वैसे तो मुझे जो है ना अली आपने मुझे भेजना है कॉन्वोकेशन एमएस के गाउन का क्या कलर होता है। तो मुझे ये 2 मिले, एक तो मुझे मिला अ, एफसीपीएस वालों का येलो और एक मुझे मिला आरसीओजी वालों का ब्लू और एमसीपीएस वालों का होता है रेड। तो आप लोगों का किस कलर का गाउन होता है? राइट इन द चैट बॉक्स ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वो भी लगा लूँ। हुँ? देखा ही नहीं कॉन्वोकेशन में अभी तक। नहीं, ये तो गलत बात है। पता है जब मैं खुद तैयारी कर रही थी अपने एग्ज़ाम की, तो बंदा मोटिवेट नहीं होता, क्या करे फिर? तो व्हाट आई हैव डन मैंने वो जो कॉन्वोकेशन का जो गाउन होता है ना, वो मैंने परचेज़ किया, ठीक है? परचेज़ करने के बाद मैंने उसको आयरन करके अपनी कैबिनेट में ना लगा दिया और जब भी मैं अपनी वो खोलती हूँ अपनी कैबिनेट तो मुझे वो बड़ा नज़र आता है कि मैं मुझ में ये फीलिंग आती है कि मैंने ये पहनना है एक दिन। पहना भी ऑब्वियसली फोटोशूट भी कराया। लेकिन देखो ना ईच डे व्हेन आई एम ओपनिंग माय क्लोजेट तो मैं उसे देख रही हूँ। चलें आप इतना शक ना करो यार, लेकिन उसकी तस्वीर अपनी डीपी पे लगा लो, लैपटॉप की या मोबाइल की, जब भी देखोगे तो पता होगा ये यार ये कॉन्वोकेशन तो मैंने अटेंड करना है, मैंने पेपर पास करना है, मैंने भी कॉन्वोकेशन में जाना है, ठीक है? मेरा नाम भी अनाउंस होगा, मैंने भी डिग्री लेनी है, तो इंशाल्लाह। तो ये छोटे-छोटे टैक्स हैं क्योंकि इंसान की जो मोटिवेशन है ना वो कभी डाउन होती है, कभी जो है अप होती है, तो आपने तो उसको अप ही रखना है ना, तो आपने आपको खुद ही मोटिवेट करना है। अच्छा हमारे सेशन में अभी जो मेरा मकसद है आप लोगों से डिस्कस करना वो ये है कि आपके जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है? आपने अपना बैग कैसे बनाना है? आपके इम्पोर्टेंट केसेस कौन-कौन से हैं? फ़ाइल के बारे में बात हो भी चुकी है, थोड़ी-सी और बात कर लेंगे। इसके अलावा हिस्ट्री के 3 स्टेप कंपोनेंट्स पे बात होगी, ठीक है? इसके अलावा छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं एग्ज़ामिनेशन के दौरान, पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट मसला ये होता है कि टाइम तुम लोग ज़ाया कर देते हो मतलब यू आर सपोज्ड टू टेक हिस्ट्री इन 12 मिनट्स बट होता क्या है 20-30 मिनट तक बैठे रहते हो मरीज़ के साथ। जब टाइम आपका मैनेज नहीं होता तो फिर एग्ज़ामिनेशन टाइम पे नहीं कर पाते, समरी नहीं बना पाते, फिर एग्ज़ामिनर के सामने वेल प्रिपेयर्ड नहीं बैठते। तो इसका जो टाइम सेव करने के ऑब्वियसली हैक्स भी हैं, लेकिन जो सबसे बिगेस्ट सॉल्यूशन है ना इसका, वो ये है इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? प्रैक्टिस करें। मैं एक एक हमेशा अपने कैंडिडेट से कहती हूँ कि मैं प्रोलैप्स का एग्ज़ामिनेशन करने में बड़ी ही जो थी ना, बड़ी लेज़ी थी। घंटा लगा देती थी मैं और वन डे आई हैव डिसाइडेड यार ये नहीं चलेगा क्योंकि एग्ज़ाम में तो प्रोलैप्स ने आना ही आना है, एग्ज़ामिन भी करना ही करना है। तो फिर मैं क्या करूँगी? वैसे आया भी, मेरे एग्ज़ाम में आया भी और था भी बड़ा मनहूस केस। एनीवे तो फिर मैंने कहा नहीं, अब नहीं, ये तो 1 घंटा तो एग्ज़ाम में तो पॉसिबल ही नहीं है। कभी प्रोलैप्स निकल रहा है, कभी पेशेंट का नहीं निकलता, कभी उसकी ब्लैडर फिल है, कभी नहीं है, कभी कोऑपरेटिव नहीं है, कभी मुझे नज़र ही नहीं आ रहा प्रोलैप्स, है ना? बहुत मसले थे। फिर आपको पता है मैंने कुछ 100 पेशेंट देखे होंगे प्रोलैप्स के उस अगले हफ्ते में। व्हेन आई वाज़ डूइंग सीइंग द यू नो वन पेशेंट उस वक़्त मैं इतनी ज़्यादा मतलब फ़ास्ट हो चुकी थी प्रोलैप्स के हर किस्म के एग्ज़ामिनेशन करने में कि मैं मतलब मुझे तो एग्ज़ाम में तो आपको 12 मिनट मिलते हैं ना, आई कैन ईज़िली डू दिस इन 6 मिनट क्योंकि देखिए टाइम इज़ इक्वल टू योर प्रैक्टिस। जिस चीज़ को जितनी दफ़ा करते हो उतना उसमें स्मूथनेस आती है, ठीक है? उतने ही इसमें आप एक्सपर्ट होते हो और उसी में भी छोटे-मोटे जो मसले होते हैं, हाथ से फोर्सेप गिर रहा है ना? और पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं व्हेन यू आर डूइंग इट 100 टाइम। अब मैं ये नहीं कह रही तुम 100 टाइम करो, मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि कुछ बाज़-औक़ात कुछ केसेज़ में आप फँसोगे, तो उसका ये नहीं है कि आप उसको क्विट कर दो, कि कहो ये हो ही नहीं सकता, हो तो सकता है, डू इट मल्टीपल टाइम्स हो जाएगा, ठीक है? एक्सक्यूज़ेज़ का तो बहुत सारे हैं बट यू पीपल शुड हैव सॉल्यूशन। चलें आगे चलते हैं। बाकी ना आपने अपना बैग तैयार करना है। आपके गैजेट्स ना आपके अपने होने चाहिए। सीपीएसपी में भी सम टाइम मूड हो तो उनका दे भी देते हैं, लेकिन 50% तो वो काम ही नहीं करते हैं या वो आपके लिए एलियन होते हैं, नए होते हैं। ठीक है? तो आपने प्रैक्टिस अभी से करनी है अपने गैजेट्स के साथ। ये जो गैजेट्स है ना, ये डे 1 से आपने इस्तेमाल करने हैं। वही गैजेट्स जो आपने एग्ज़ाम में इस्तेमाल करने हैं। होता ये है कि माँग-ताँग के इधर-उधर से तो तुम लोग गैजेट्स पूरे कर लेते हो। किसी का बीपी प्रोटेक्स पकड़ा, किसी की स्टॉपवॉच पकड़ी और एग्ज़ाम वाले दिन हर चीज़ नई लेके जाते हो। वो नई चीज़ें तो नई है ना आपके लिए। आप उसमें थोड़ा आपको क्या पता ये
वेट मशीन कैसे चलती है, इस स्टेथोस्कोप का क्या मसला है, ये थर्मामीटर का क्या मसला है, ये पेप्समेयर किट का क्या मसला है, उससे थोड़ी ना प्रैक्टिस किया होगा। तो ये बहुत बुरी बात है, जिन चीजों से प्रैक्टिस करते हो वही एग्जाम में लेके जाओ। एंड इन्वेस्ट ऑन दिस, इन्वेस्ट ऑन गुड गैजेट्स, अच्छे बीपी ऑपरेटर्स पे, अच्छी मेजरिंग टेप पे, अच्छी स्टॉप वॉच पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग आपकी, आपने इसी से, आप अभी पे ऑफ कर रहे हो तो फिर विथड्रॉ भी तो इसी में से करना है ना सारी उम्र, है ना। कंसल्टेंट बनोगे तो तुम लोगों ने 2-3 हज़ार तो ओपीडी में एक पेशेंट देखने का लेना है, और कोई 1 लाख प्लस का तुमने सेक्शन करना है, तो कैसे करोगे ये? तो अभी इस पे इन्वेस्ट करो ना। अच्छा, ओब्स के लिए यू मस्ट हैव स्टेथोस्कोप, डेटिंग स्कैन, बीएमआई स्केल, लॉन्ग मेजरिंग टेप, क्योंकि बाद पेशेंट जो है जरूरी नहीं है 5 फुट की हो, 6 फुट की भी हो सकती है। ठीक है, वेज रख लें, शीट कैन बी यूज्ड, वेज भी बनाया जा सकता है। जेवीपी मेजरमेंट्स के लिए 2 मेजरिंग स्केल रखें, एक पेंसिल रखें। अच्छा, इसमें भी मसले हैं, सम टाइम आपको वो ईडीडी कैलकुलेटर इस्तेमाल करने नहीं देते, सम टाइम आपको बीएमआई स्केल इस्तेमाल करने नहीं देते, कहते हैं कि नहीं करना, खुद से निकालें। तो अब मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के साथ, अगर तुम लोग इस काबिल ही ना हो कि तुम लोगों को ईडीडी कैलकुलेटर नहीं मिलता, तो तुम लोग कॉम तो निकाल ही नहीं सकते ईडीडी। तो आपने बीएमआई और जो डेट ईडीडी निकालनी है ना, इस पे आपने मैनुअल भी प्रैक्टिस करनी है। ये तो अच्छी बात है एग्जाम में, चलो उन्होंने आपको मना नहीं किया, यू कैन यूज इट, आपका टाइम बच गया। लेकिन अगर मना करते हैं तो यू मस्ट हैव स्किल्स टू कैलकुलेट ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड बीएमआई बाय योर ओन। ठीक है, इसके लिए भी हैक्स हैं, आई विल टेल यू लेटर। अच्छा, तो गायनी में आपको पेप्समेयर किट चाहिए, जिसमें आयर स्पैचुला, ग्लास स्लाइड्स, बॉडी स्प्रे टू फिक्स इट, और उसको फिर टेप से कवर भी करना होता है स्लाइड को आपस में। तो ये चाहिए, ग्लव्स चाहिए, लेकिन देखिए अपने हाथ के साइज के लें। एग्जाम में जो मिलते हैं वो आपको 6 साइज एग्जाम में 8 साइज पढ़ाओ, 8 साइज पढ़ाओ, तो फिर तो आपका तो क्या मैनूवर होना है, यू आर नॉट कंफर्टेबल टू परफॉर्म बाय मैनुअल, चीजें गिरती रहेंगी फिर। एचवी स्टिक अपनी लेके रखें, लिग्नो के जेल ले, इस पे इन्वेस्ट करें, हॉस्पिटल की ना लेना, वो घटिया होती है, उससे पेशेंट को पेन फ्री नहीं होता और वो फिर चीखती रहती है और फिर आपके नंबर कटते हैं, तो इस पे इन्वेस्ट करें। पॉप की ग्रिड बनाएं, अपनी लेके जाएं साथ, सैनिटरी पैड लेके जाएं, क्योंकि समटाइम लॉन्ग केसेस में ये होता है कि पेशेंट को ऑनगोइंग ब्लीड भी होती है, या आपके एग्जामिन करने से ब्लीड हो जाता है, तो जो पैड उसने यूज किया हुआ होता है तो फिर वो चेंज तो करना होता है, फिर आपके पास तो नहीं होता, या लीकिंग का पेशेंट है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा लीकिंग है? तो जब उसने बोला है मुझे डिस्चार्ज है, तो उसी वक्त उसको दे दें पैड कि आप रख लें, मैं एग्जामिनेशन के दौरान दोबारा देखूंगी इसको। तो ये चीजें आपने रखनी है। बाकी मास्क, हैंड सैनिटाइजर रखें, जब तो कोविड इतना नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर रखें, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए अच्छा है। कोविड ना भी हो तो वैसे भी कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, प्रोलैप्स वाली अमाओं को अक्सर टीबी भी निकलता है। क्लिपबोर्ड रखें, अब ये प्रैक्टिस के दौरान क्लिपबोर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, ईद की, रमजान की, देसी मंथ्स की, टू आपका हेल्प हो जाए डी कैलकुलेट करने में, तो आप अपने क्लिपबोर्ड पे लिख लें। मैं ऐसे ही करती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता रमजान कब आया, बट मैंने कोरिलेट किया होता था कि रमजान मार्च में था, अप्रैल में है, तो फिर इजी हो गया वहां से डी निकालना। ठीक है, या पेशेंट को सम टाइम एलएमपी याद नहीं होती, तो उसको ये याद होता है कि शब बारात आई थी, शब बारात लिख लो कब थी। ठीक है, कून थे, शब मेराज थी, तो इस तरह के इवेंट्स जो है ना, अपने क्लिपबोर्ड पे लिख लें। स्टॉप वॉच रखें, आम रिस्ट वॉच मैं रिकमेंड नहीं करती। स्टॉप वॉच में जैसे ही आपने प्रैक्टिस शुरू की है, आपको पता है कि आपने 12 मिनट में हिस्ट्री ली है, तो वो 0 से स्टार्ट होगा और 12 मिनट पे आपको पता चल गया आप किधर हो। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी रहता है। वेट मशीन ले लें तो अच्छी बात है, ना भी लें तो प्रैक्टिस करते हुए एक वाइट पेज रख दिया करें, ताकि आपके जहन में हो कि मरीज को इस वाइट पेज पे खड़ा करा के बीपी इसका बीएमआई निकालना है, वरना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। बीपी ऑपरेटर्स लें, अभी मैं देखी थी आई में एक टॉक्स आया हुआ था पूरा बीपी चेक करने का, कि प्रेगनेंसी में बीपी चेक कैसे करते हैं, और मैं इतनी ज्यादा मुझे हैरानगी हुई कि किसी को भी नहीं आता था कि प्रेगनेंसी में राइट हैंड से लेना है, लेफ्ट हैंड से लेना है, दोनों में क्या डिफरेंस है, अगर डिफरेंस आए तो ज्यादा किस में होता है, कम किस में होता है, सब किसी को भी नहीं आता, मुझे आई कैन बेट में भी नहीं आता। चलो देखेंगे इसको। अच्छा, स्टेथोस्कोप, टेस्ट ऑस्कल्टेशन के लिए समटाइम फोटोस्कोप से पेटल हार्ट नहीं मिलते, तो फिर कोई बात नहीं, स्टेथोस्कोप से देख लें फिर परमिशन लेके। थर्मामीटर रखें, टंग डिप्रेसर रखें,
नॉर्मल सलाइन रखें। समटाइम ये होता है जब पेप्समेर लेते हो ना, इतनी ड्राई होती है वॉल्ट, अगर वॉल्ट प्रोलैप्स है तो स्मेर नहीं लगता, तो फिर आप थोड़ा सा इसको सोक कर दें नॉर्मल सलाइन से, तो ये रख लें तो अच्छी बात है। बाकी रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं, हैमर लें, ठीक है। पेशेंट टॉर्च से कान भी देखने हैं तो टॉर्च रखें। 3 शीट्स लें, डिग्निटी शीट्स टू कवर द पेशेंट। समटाइम पेशेंट, वैसे तो जो एग्जाम में पेशेंट आती है ना, सुबह नाश्ता करके आती है, लेकिन कोई डायबिटिक है तो उनको कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है, तो आपका एग्जाम में खराब हो तो बेहतर है बिस्किट्स वगैरह रखा करें, खुद अपने लिए भी और पेशेंट के लिए भी, और टिश्यू पेपर भी रख लें तो अच्छी बात है। तो ये आपकी एक वैरियर बैग है अब तुम लोग समझो, तुम लोग मादे जंग पे निकले हो, तो अगर तुम्हारे पास सामान ही पूरा नहीं है लड़ने वाला तो फिर क्या खाक लड़ोगे, तो ये सामान पूरा रखना है अपना। Whenever you are going into ward for practice, अपना बैग लेके जाना है, ठीक है, और ये हर चीज हो उसमें, और करो इस पे इन्वेस्ट, ठीक है। बाकी ये BMI चार्ट है, देखो इससे भी बड़ा आराम से BMI निकलता है। लाइक देखो एक पेशेंट है जिसकी 5x2 की हाइट है, ठीक है, और वेट है उसका जो लेट्स सपोज वेट इन पाउंड्स की बात हो रही है, चलो यस, तो अगर वेट है उसका 150, तो ये पेशेंट यहाँ जाती है, इसका BMI यहाँ 28 तक होगा, ठीक है। 28 से बुरा ये है कि ओवरवेट है, आराम से निकल जाता है, लेकिन समटाइम वो इस BMI स्केल को लेके जाने नहीं देते। इस्तेमाल करना आता है तो ठीक है, वरना फार्मूले से निकाल लें, kg पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि पर स्क्वायर मीटर 5x2 का क्या बनता है। हमारी एवरेज पॉपुलेशन कितनी होती है, 5 से लेके 5.5 तक होती है ना, सबका स्क्वायर निकाल के रख लो। जैसे ही हाइट मेजर की फौरन उसका स्क्वायर आपको पता है, आपने क्लिप बोर्ड पे लिख लो और फटाफट kg से मल्टीप्लाई किया, सॉरी डिवाइड किया, तो ये भी एक जुगाड़ है। तो बाकी ये क्लिप बोर्ड है, ये तो बड़ी जिंदगी आसान करता है। इस पे वो सारे ईडीडी कैलकुलेशन के लिए नए नए सारे वो जो मंथ्स हैं वो लिख लें, ठीक है। और वो जो डेट्स हैं इम्पोर्टेंट, शेब बेरात कब थी और कुंडे शुंडे कब थे, वो लिख लें, तो बड़ा इजी रहता है। जब क्योंकि देखें जब फंसती है ना ईडीडी और एग्जाम की भी स्ट्रेस हो तो फिर ये फंसी जाती है, ठीक है। और हमारे यहाँ 50% को लोगों तो LMP याद ही नहीं होती, और इस पे फिर टाइम भी लगाना होता है। हाँ कुंडे भी लिख लो, तो ये खैर तुम लोगों को मैं सिखाऊंगी हाउ टू कैलकुलेट आंसर ऑफ डेट, बट इस क्लिप बोर्ड पे होगा तो तुम लोगों को ना देख देख के रट ही जाएगा ये। बाकी हाँ स्टॉप वॉच ये तो मैंडेटरी है ना, बिलीव में आप लोग मुझे दुआएं देंगे बाद में। रिस्ट वॉच को छोड़ें, ये स्टॉप वॉच के थ्रू प्रैक्टिस करनी है। बाकी जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उन पे फोकस करें। देखिए पहला मरला ये होता है ना, बंदा जब कज़ा हो रही होती है नमाज तो हम पहले वर्ड्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिनका एग्जाम अभी लाइक मुझे बताया गया है कि यू आर पीपल हैविंग एग्जाम, आई थिंक मई में है ना, मई में है ना तुम लोगों का एग्जाम, व्हेन इज योर एग्जाम? ओके तो अगर मई में, हाँ मोस्ट प्रोबेबली मई में जाएगा, तो देखिए इतना टाइम नहीं है कि हम रेयर केसेस पे बैठे रहें। तो हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट केसेस तो बाय एनी मीन करने ही करने, फिर देखा जाएगा लेस इंपॉर्टेंट केसेस। और अगर आपको हिस्ट्री लेने का आर्ट आता है तो आप लेस इंपॉर्टेंट केसेस भी निकाल लेते हैं, ठीक है। लक शक को तो मैं मानती नहीं, कोई लक शक नहीं होती, ठीक है। बस यही बेसिक प्लान है आप लोगों का कि आपने ये 20 इंपॉर्टेंट केसेस रट लेने हैं, ठीक है। अच्छा इसमें डायबिटीज टॉप पे, हाइपरटेंशन विद IUGR टॉप पे, डायबिटीज हो गया तो फिर बैडोब्स IUD पोली भी साथ ही हो गया, हाइपरटेंशन की हुआ तो IUGR भी साथ हो गया, एनीमिया हुआ तो वो सारे थैलेसीमिया भी साथ, प्रीवियस कार हर एक को है आजकल, पिटल एनोमलीज, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट ओड्स के केसेस हैं, बाय एनी मीन वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। और गायनी में फाइब्राइड मतलब मैसिव एब्डोमेन है, या तो ये सिस्ट है या फाइब्राइड या PMB HMB प्रोलैप्स इनफर्टिलिटी और है क्या, बाकी प्राइमरी मेनोरिया सेकेंडरी मेनोरिया
जो वीवीएफ है, टॉपिक मोलर, ये थोड़े कम है, बट ऑब्वियसली करेंगे ये भी। बट आई विल मेक श्योर कि आपके इंपॉर्टेंट केसेस तो लाइव सेशन के साथ ही हो आप लोगों के साथ, और लेस इंपॉर्टेंट केसेस आपको लाइब्रेरी में मिल जाए, करवाने तो वो भी हैं। ओके, सो बाकी इनके, हाँ, बुक का मैं वैसे, मेरी किताब तो है, सच बताऊं तो ब्लैंक केसेस की किताब लिखी हुई है मैंने, लेकिन पता है क्यों मैं रिकमेंड नहीं कर रही तुम लोगों को फिलहाल, क्योंकि अगर मैं बुक बोलूंगी तो तुम लोगों ने अपनी ये फाइल्स नहीं बनानी, तुम उसी एक किताब पे बैठ जाओगे, और तुम लोगों ने अपनी किताब खुद बनानी है। जब मैं बना सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं बना सकते? आप और मुझ में क्या डिफरेंस है? मैं एग्जाम पास करके एक ही तो स्टेप आ गई हूँ तुमसे, तुम लोग करने वाले हो इंशाल्लाह, ठीक है? तो मैं सच बताऊं, मैंने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी, और मैं पढ़ती भी थी तो मुझे गलतियां नजर आती थी, हमारे दौर में मुझसे ज्यादा खटक होती थी, तो मैंने उसमें से, मुझे हर केस से मुझे उसमें मसला होता था, हर केस में मुझे उसमें मसला होता था। हाउ कैन आई ट्रस्ट एनीवन एल्स नोट्स विदाउट एनी एविडेंस बेस, ना कोई गाइडलाइन, कुछ नहीं, ऐसे ही बस दिलों के राज लिखे हुए ऐसे मुझे पेपर पास होते हैं, तो अपनी बनाएंगे हैं। चलो, I will suggest you my course. We will provide you everything. No worries. तुम लोगों को इतना कुछ पढ़ाएंगे, तुम कहोगे जान छोड़ो। चलो, अच्छा, जो ओब्स का केस जो है ना, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, बस 30 मिनट है, आप 30 मिनट एक्चुअली आपके हैं, बल्कि मुझे ये लगता है कि 38 मिनट आपके हैं, और एक्चुअली वी पीपल हैव फॉर अस केस 60 मिनट्स, है ना, 60 मिनट्स टोटल है। इसमें से जो पहला हाफ है जिसमें आपने पेशेंट से इंटरेक्ट करना है, वो 30 मिनट है। 30 मिनट में आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, पेशेंट को एग्जामिन करना है, और फिर जो उसको हिस्ट्री एग्जामिनेशन करके आपको लगा है कि क्या समरी है और डिटेल्स है वो लिखने हैं, इन्वेस्टिगेशंस मांगनी है पेशेंट एग्जामिनर से, और फिर बेल बज जाती है, और उसके बाद एग्जामिनर कहता है चलो सुनाओ हिस्ट्री, तो 8 मिनट में तो हिस्ट्री सुनाने में लग जाते हैं। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आपके पास 38 मिनट है। एग्जामिनर के पास कितने मिनट्स हैं? 22 मिनट, जिसमें से 11 मिनट एक एग्जामिनर के पास है, 11 दूसरे एग्जामिनर के पास है। दिस इज द वे, जैसे लॉन्ग केसेस कंडक्ट होते हैं। तो यू पीपल हैव 38 मिनट्स, तो हाउ यू शुड, मतलब किस तरह ये 38 मिनट डिसाइड करते हैं कि आपके अगले 22 मिनट कैसे गुजरेंगे। और इनमें से भी जो 38 मिनट में से भी मैं कहूँ ना, हिस्ट्री के जो 11 मिनट्स है वो डिसाइड करते हैं कि जिंदगी कैसे गुजरेगी। because if you are not able to make any diagnosis on history and you are not able to pick risk factors on history, तो tell me क्या फायदा है इन्वेस्टिगेशन का? कैसे बनाओगे इन्वेस्टिगेशन, और किसकी बनाओगे जब आपको पता ही नहीं डायग्नोसिस? किसको मैनेज करोगे? किसकी मैनेजमेंट? फिर आगे तो सब कुछ ही कचरा है ना। तो इन्वेस्ट हो ना, टेकिंग गुड हिस्ट्री, बिलीव मी। जिसकी अब तुम्हें लगता है हिस्ट्री में है क्या, वही ओब्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में यही सब कुछ पूछना होता है, एनीमे में तो यही सब कुछ पूछना होता है, फलाना ढमकाना, ऐसा नहीं है। एक्चुअली चीजें बहुत डिफरेंट है। जो पेशेंट एनीमिक है उसको डायबिटीज भी साथ निकलती है, उसके 2 बच्चे जो है ना वो सिजेरियन से हुए होते हैं, वो सारे मसले निकलते हैं। तो हिस्ट्री एक आर्ट है, और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे इसमें इतनी ही स्किल अच्छी होगी, ठीक है? तो हिस्ट्री तो इस पे इन्वेस्ट करें। बट तुम लोगों के लिए ना, तुम लोगों की जिंदगी होगी आसान, क्योंकि जब मैं लॉन्ग केसेस हम करते थे ना तो हमसे तो हिस्ट्री काबू ही नहीं आती थी, और मैं हमेशा सोचती थी यार कोई तो वे आउट होगा ना इस मुसीबत से निकलने का। तो फाइनली शुक्र अल्लाह का, मुझे ये 3 स्टेप, पता नहीं कब कौन सा वो लम्हा था जब मुझे ये 3 स्टेप अप्रोच मुझे दिमाग में आई, बट आ गई। एंड मेरी जिंदगी तो पढ़ाने में आसान होगी, इतनी तो तुम लोगों की भी डेफिनेटली आसान होगी इस टाइम। लेट्स सी व्हाट इज दिस। तो एनीवे, अब ये 30 मिनट है आपके पास बेल बजने से पहले पहले। तो इसमें आपने क्या करना है, 11 मिनट में आपने हिस्ट्री लेनी है, 11 मिनट में आपने परफॉर्म करना है, और 8 मिनट है आपके पास बच गए जो, उसमें 4 मिनट में आपने अपनी समरी बनानी है, और 4 मिनट में इन्वेस्टिगेशन पूछनी है। अगर तुम लोग इस चीज को, बिलीव मी, अगर कोई 30 दफा प्रैक्टिस करोगे ना, तब जाके मैं कह सकती हूँ कि तुम लोग 11 मिनट में इस तरह टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट, उससे पता है क्या होगा, तुम लोग 29 मिनट पे भी पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे होते हो। बिलीव मी, आई नो, 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते ना, मुझे उनकी हिस्ट्री पे टाइम जाया करने के अंदाज से ही पता चल जाता है कि इसने वार्ड में टाइम नहीं लगाया।
ठीक है, तो ये मत करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। हम अब ये जो कोर्सेज होते हैं ये कोई मैजिक नहीं होते कि ये तुम्हें पास करा दे, पास तो खुद ही होना है अपनी मेहनत से। वी कैन जस्ट शो यू पीपल अ वे, एक हम आपको एक सीधा रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो भाई खुद आपने है, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करें, केस हमें भी प्रेजेंट करें, आपस में ग्रुप बनाएं, ठीक है। और ये एग्जाम जो है ये कम्युनिकेशन बेस्ड एग्जाम है, अच्छा बोलने का, अच्छा परफॉर्म करने का, इसमें अच्छे हो तो बस एग्जाम पास। तो 11 मिनट में हिस्ट्री लें, और हिस्ट्री इस तरह लें कि रिस्पेक्टर्स जहाँ जहाँ आए उनको बोल्ड करते रहें, ताकि जब समरी बनाए तो आपको वो अलग से ढूंढने ना पड़े, गोला डालते रहें पे, प्रीवियस 3 गोला, एनीमिया गोला, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज गोला, एक आईओडी हो गई गोला, एक अर्ली डेथ हो गई गोला, इसको तो कॉन्स्टिपेशन भी हुई है और इसको रेक्टल ब्लीडिंग है गोला। तो यही सारे गोले जमा करके रिस्पेक्टर्स हैं, इनको तो मैनेज करना है। चलें 11 मिनट्स में फिर आप एग्जामिनेशन करें। ओब्स में ना एग्जामिनेशन के नाम पे क्या है, सिर्फ एक पीए ही तो है, और तो कुछ नहीं है। कौन सा आपने उसको पीवी कर रही है, बाय मैनुअल करना है। यू कैन नेवर do vaginal exam, you are not supposed to do any type of internal examination in OBS patient, कभी भी नहीं करना। वो कहिए ना मुझे लीकिंग है, मुझे तो दर्द है, ये ना करने बैठ जाना उसके लिए, उसकी तुम पीवी कर लो। द मोमेंट यू विल टच हर इंटरनली यू आर फेल। बट यू कैन डू, आप कहें मैडम पेशेंट पेन के साथ है, जब एडमिट हुई थी तब का विषय बता दें, ठीक है, पेशेंट पेन के साथ है, इसी को एग्जामिनेशन हुआ है वार्ड में बाय एनी सीनियर, तो वो मुझे दे दें, वो इन्वेस्टिगेशन पे मांग लें, ठीक है। बट आप पेशेंट का सिर्फ एक वो कर सकते हैं, जीपी कर सकते हैं, सिस्टमिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं, पीए कर सकते हैं, इजी होता है। तो अगर आपको लगता है कि पेशेंट कोई ग्रेविडा 7 है या ग्रेविडा 17 है, इसने तो हिस्ट्री में जलील करना है, तो फिर आप क्या करें, हिस्ट्री को ऑब्वियसली वो तो लेनी है, लंबी कर लें हिस्ट्री, एग्जामिनेशन छोटा कर लें, एग्जामिनेशन पे टाइम बचाया जा सकता है उसके पेशेंट में। जबकि उल्टा करते हैं हम गायनी में, क्योंकि गायनी में तो सारा डायग्नोसिस ही एग्जामिनेशन पे पड़ा होता है। वो कहे मुझे समथिंग कमिंग आउट, और आप प्रोलैब्स पे पूरे 11 मिनट ज़ाया करके एग्जामिन करो तो आगे पोलिपो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ओब्स में अच्छी हिस्ट्री लेनी है पहले, more time towards taking good history, less time towards examination. But in gynae, less time towards history, more time towards examination. After doing examination, come again towards history. क्योंकि अब मैनेजमेंट डिस्कस करनी है, अब तो पता चल गया ना पोलिप है, अब पोलिपेक्टमी डिस्कस करनी है या हिस्टेक्टमी डिस्कस करनी है ना। चलें बाकी 8 मिनट में यू कैन इजीली मेक अ गुड समरी एंड यू कैन आस्क इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बेसिक भी और स्पेसिफिक भी। तो आपने बेसिक भी मांगनी होती है लॉन्ग केसेस में, शॉर्ट केसेस में आप स्पेसिफिक प्रोफाइल मांग के, क्योंकि शॉर्ट टाइम कम होता है तो आप स्पेसिफिक मांगते हो, बट लॉन्ग केस में यू आर बाउंड टू आस्क डिटेल्ड बेसिक एग्जामिनेशन एज वेल। अच्छा, गायनी के केस में क्या करते हैं, गायनी के केस में देखें हैं आपके पास यहाँ भी 4 7 + 4 11 मिनट्स, लेकिन हमने क्या करना है, हमने 7 मिनट में हिस्ट्री लेना है, रिस्पेक्टर्स पूछने हैं, ठीक है, फिर हमने एग्जामिन करना है। एग्जामिनेशन पे मे बी हमें 12 से 13 मिनट लग जाए, प्रोलैप्स आ गया है ना, या कोई फाइब्राइड आ गया, मैस एब्डोमेन आ गया, मैलिग्नेंसी है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। अब पेशेंट जो है जिस लेट सपोज आप एक मैस एब्डोमेन का केस आया, आपको पेशेंट की हिस्ट्री से लगा भाई ये तो बिनाइन है, और आपने हिस्ट्री पे क्या पूछा, कोई खास बातें तो नहीं की ना, लाइक स्टेरिंग लेप्रोटमी की, HRT की, कुछ भी नहीं किया। बट द मोमेंट यू हैव डन आवर एग्जामिनेशन, आपको एक ढीठ किस्म का ना हिलने वाला बड़ा सारा मैस जिसमें शिफ्टिंग डलनेस पॉजिटिव नजर आ गया, तो आप तो बाउंड हो मैलिग्नेंसी पहले रखने में। अब आपका वो हिस्ट्री पे जो मैस बिनाइन था, एग्जामिनेशन पे वो मैलिग्नेंट हो चुका है, और एग्जामिनेशन की वेटेज ज्यादा है, एग्जामिनेशन की सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो नाउ द फाइनल थिंग इज दैट द मैस इज मैलिग्नेंट। तो हिस्ट्री पे क्या पूछा, पेशेंट के कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशंस, ट्रीटमेंट वर्कअप, वो तो फिर रह गया, आप तो बिनाइन की बातें करके आए थे उससे। तो यू मस्ट हैव 4 मिनट्स एडिशनल, ताकि आप पेशेंट से मैनेजमेंट डिस्कस कर सकें या मजीद रिस्पेक्टर्स पूछ सकें, ठीक है। तो 7 मिनट में हिस्ट्री लेके 12 मिनट में एग्जामिनेशन करके जो 4 मिनट बचे थे दोबारा जाओ और अपनी हिस्ट्री के मिसिंग पॉइंट्स कंप्लीट कर लो, ठीक है, डन। बाकी फिर 7 मिनट में समरी बनाए और इन्वेस्टिगेशन पूछें, बेल बज गई, फिर एग्जामिनर आ गया, उसने कहना सुनाओ समरी अपनी, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जामिनर के पास 11 मिनट है, 90% उसने यही क्वेश्चन पूछने हैं कि समराइज योर केस,
ठीक है। या उसने पूछना है कि अपनी हिस्ट्री सुनाएं, समराइज करें, फिर उसने आपकी डीडीज बनवानी है, फिर इन्वेस्टिगेशन पे जो जो बातें आपने पूछी हैं उनमें कीड़े निकालने हैं, क्यों पूछा क्यों पूछा क्यों पूछा, हिस्ट्री में ये पूछा क्यों पूछा क्यों पूछा क्यों पूछा। ठीक है, तो बस पहले एग्जामिनर का काम यही होता है कि डीडी तक खींच के लाए, हिस्ट्री, इन्वेस्टिगेशन और डिफरेंशियल्स तक खींच के लाए। सेकंड एग्जामिनर का काम ये होता है कि जो आपका पहला डीडी था उससे केस स्टार्ट करे, फिर वो कहता है ऑनवर्ड्स नो, ये आपका तो आपको तो आप तो कह रहे हो ये जेस्टेशन डायबिटीज है, आप तो कह रहे हो कि ये प्राइमरी सेपरेटरी ड्यू टू ओवुलेटरी डिसफंक्शन ड्यू टू पॉलीसिस्टिक ओवरी है, तो भाई मैनेज करो इसको, मैनेज करो उसको। ठीक है, उसके रिस्क फैक्टर्स मैनेज करो, उसकी कॉम्प्लिकेशन मैनेज करो, उस डिजीज को मैनेज करो, उसकी एंटिसिपेटेड लॉन्ग टर्म फॉलो अप मैनेज करो। मैं बहुत सारी चीजें हैं, वी विल सी, हमारे मैनेजमेंट के टेम्पलेट्स हैं। फिर उसके और फिर मैनेजमेंट के साथ साथ वो चाहेगा तो वो स्कूल से बैठ के पूरी मैनेजमेंट सुन लेगा टिल डिलीवरी या टिल स्टेडिंग लेपार्ट में, या फिर वो दरमियान दरमियान में क्वेश्चंस निकालता रहेगा, अच्छा ये बता दो ये बता दो, तो इधर वे इज ओके। लेकिन अगर आपने बोंगियां मारी, लाइक एक पेशेंट पोस्ट मेनोपॉजल है जिसकी स्टेडिंग लेपार्टमी करनी है, उसमें आप तुम कहते हो फ्रोजन सेक्शन, तो फिर यहाँ से बोंगी शुरू हो गई फिर वो फ्रोजन सेक्शन पे पीछे पड़ा रहेगा। ठीक है, बिकॉज वही नो फ्रोजन सेक्शन हम यूजुअली यंग पेशेंट में करते हैं ताकि बेचारी की यूट्रस बच जाए ना, कोई फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन काम हो जाए। तो अब आप पोस्ट मेनोपॉजल में मांगोगे तो फिर वहां से फंस जाते हो। या एक अजीब उटपटांग सी इन्वेस्टिंग ट्रीटमेंट जो यहाँ होती ही नहीं वो डाल दो। ठीक है, क्या मैं किस तरह से मैं ये कहूँ कि चलो छोड़ो, मुझे याद भी नहीं आ रही, बट ऐसी रेयर बातें नहीं करनी, अपना केस आप खुद खराब करते हो। जो आपके मुंह से निकलने वाला फिक्रा होता है एग्जामिनर ना उससे ही पूछता है, हाँ यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन वैसे यहाँ होती है। ठीक है इसका, लेकिन आपका पेशेंट आपने मैंने डिस्कस किया भाई उससे, उसने बोल दिया मैंने तो किसी सूरत बच्चेदानी रखनी नहीं, जरीलो ख्वार हो गई हूँ मैं, तो जिंदगी आसान है, टेक्निक पे ही रहो ना, व्हाई यू आर एडिंग एब्लेशन एम्बोलाइजेशन फलाना ढमकाना। ठीक है, तो फिर आपने खुद ही अपना केस खराब करना है, तो स्पीक सेफ वर्ड्स। बाकी रिसेंट एडवांसेस तक हालात पहुंचते हैं तो अच्छी बात है, यू आर गुड कैंडिडेट। 20 तो टॉपिक्स हैं, 20 के रिसेंट एडवांसेस कर लें बस, जान छुट्टी। और उनमें से 20 में भी सबकी थोड़ी ना रिसेंट एडवांसेस है, कुछ ही की आई हैं, जैसे ओप्सकोली की नई गाइडलाइन आई हुई है। ठीक है, या वो प्रॉम में कोई रेकल ट्रायल्स हैं, या क्या मैं कहूँ डायबिटीज में HbA1c नया आ गया कि बेसिक करा लें इफ इंडिकेशन मीट। एनीवे 100 नंबर का पेपर है, 60 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। इस डिस्ट्रीब्यूशन को से कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर का मूड है तो वो पास करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं बता देती हूँ। तो वो ये है कि हिस्ट्री के 10 मिनट हैं, एग्जामिनेशन के 10 मिनट हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स के 5 मिनट हैं, फाइंडिंग्स अच्छी बताने के 5 मिनट हैं, उनको इंटरप्रेट करने के 15 मिनट नहीं 15 नंबर हैं, इन्वेस्टिगेशन को जस्टिफाई करने के 10 मिनट 10 नंबर हैं, डिफरेंशियल्स बनाने के 10 नंबर हैं, ट्रीटमेंट प्लान और जस्टिफिकेशन के 20 नंबर हैं, फॉलो अप के 10 नंबर है और रजिस्टर्ड एडवांसेस के 5 नंबर हैं। लेकिन ये एग्जामिनर के हाथ में ही है, यूजुअली एग्जामिनर इसके अकॉर्डिंग नंबर नहीं देते हैं। अगर आप ने मतलब आप जितने भी अच्छे थे मैनेजमेंट बनाने में, फॉलो अप में, रिसर्च एडवांसेस में, if he is not satisfied with your examination skills and the way you have communicated with your patient, तुम तड़ाक करके उससे बातें की है, तो फिर वो तुम्हें पास नहीं करने वाली। हालांकि इन 20 नंबरों को निकाल भी दो एज ए होल तो 80 नंबर पे पास होना चाहिए ना, लेकिन तुम फिर नहीं होते। तो थिंक इज दैट ये नंबर वैसे ही आर्बिट्रेरी रह रही हैं। ठीक है, एग्जामिनर को क्या अपना अंदाज है नंबर देने का, अनफॉर्चुनेटली। चलो बाकी मैडम का लॉन्ग केस आप लोग के साथ हमारा ताल्लुक 30 डेज का है, वीकली 1 सेशन होगा जिसमें आई विल प्लान एटलीस्ट 3 केसेस, तो इट्स मीन 4 into 3 12 केसेस, तो हम 12 जो एक्सट्रीम हॉट फेवरेट टॉपिक्स हैं ना आपकी गायनियोक्स के वो कवर कर लेंगे, लेकिन बाकी भी कवर करेंगे, वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगे। तो एनीमिया, कार्डिक डायबिटीज, थायराइड एक दिन हो जाएगा, हाइपरटेंशन, आईयूजीआई, एनॉमलीज, वीबैक, ब्रीच, आईयूबी एक दिन हो जाएगा। हम बड़े ढीठ हैं, हम 6 घंटे ही बढ़ाते रहते हैं बैठ के, बट हम खत्म करा के छोड़ेंगे उस दिन, तो पढ़ के आइएगा। वैसे भी हफ्ते में एक क्लास होगी तो इजी हो जाएगा आपके लिए भी हमारे लिए भी।
तो फिर रेस्ट 6 डेज में यू कैन कंप्लीट थिंग्स। ये नहीं होगा कि मैडम इतना कुछ पढ़ा दिया, तो फिर टाइम भी तो है ना, 6 दिन भी तो बच रहे हैं बाकी। HMB, फाइब्राइड, इनफर्टिलिटी 1 दिन में, प्रोलैप्स प्रेगनेंसी 1 दिन में। तो ये 4 सेशंस में इंशाल्लाह विल कवर दिस 14 प्लस केसेस, ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी में 30 बेस्ट केसेस मिलेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करूंगी। मैंने देखा है कि कुछ चीजें थोड़ा ऑर्गेनाइज करने वाली हैं। इसमें आपको वो मोलर पोलिप, मैलिग्नेंसीज, पबर्टी, मेनोरेजिया टाइप चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा जो 100 पास केसेस हैं बाय मेड होम स्टूडेंट्स हैं, तो मेरे पास कोई 300-400 के करीब, लेकिन उनमें से जो अच्छे हैं 100 वो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, आप लोगों को ऐड भी कर दिया उसमें। तो कोशिश करें 2-3 केस सुन लें, तो आपको समझ आ जाएगा कि एग्जामिनर, अब ये सारे एग्जामिनर वही हैं जो तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगे। ये किसी का कराची हुआ है, किसी का लाहौर हुआ है, किसी का इस्लामाबाद हुआ है ना। और ये 100 केसेस सुन लोगे, समझ आ जाएगी कि ये एग्जामिनर ने यही क्वेश्चन पूछने हैं। इनमें से मतलब आपके भी वही आने हैं। तो अब ये देखिए ना, मेरा आप कोई सेशन सुने ना, आप देखेंगे सिमिलर होता है। मैं नई बातें कर ही नहीं सकती ज्यादातर। इसी तरह एग्जामिनर को भी वही क्वेश्चन याद होते हैं जो ना टिपिकल पूछ ही रहे होते हैं। तो बस आउट हो गया पेपर। ड्रिल्स हैं, शॉर्ट केसेस हैं, ये आपको मिल जाएंगे लाइब्रेरी में। शॉर्ट केसेस के लिए अगर आप लोग चाहते हैं तो शॉर्ट केसेस की तैयारी भी हो सकती है इन दैट वे कि FCPS के शॉर्ट केसेस हम कराते हैं। तो आई विल गिव यू पीपल एक्सेस कि आप भी वो लाइव सुने, पार्टिसिपेट करें, ठीक है, क्योंकि उनके भी शॉर्ट केसेस होते हैं, आपके भी शॉर्ट केसेस होती है। तो ये चीज तो आप दोनों में सिमिलर है ना, व्हाई नॉट टू अटेंड द क्लास विद देम, ठीक है। ओके, तो फिर आगे चलते हैं। बाकी वही वाली बातें हैं कि हमने हिस्ट्री इस तरह लेनी है कि हम कोई ना डायग्नोसिस पे पहुंच जाए। वो हिस्ट्री कचरा है जैसे डायग्नोसिस नहीं बनता, उसको बस उठा के ना फेंक दो, ठीक है। अगर हिस्ट्री अच्छी है, रिस्पेक्टर्स निकले हैं उसमें, DD बना है, तभी तो मैनेज करनी है, तभी तो इन्वेस्टिगेशन बनानी है, फिर तो अदरवाइज तो फालतू है। टॉक सेशंस भी हो जाएंगे कवर, नो वरीज। बाकी ऑर्गेनाइज करें, फाइल्स बनाएं। दोबारा एम्फेसाइज कर रही हूँ कि फाइल्स बनाना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये 3 स्टेप है हिस्ट्री का। लॉन्ग केसेस में सबसे पहले एक अच्छा इंट्रो कराएं, मरीज को ना इम्प्रेस करने वाला। आप आदाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं ये हूँ, आपका नाम क्या। कभी भी तुम तलाक नहीं करनी उससे, चाहे वो 80 साल की अम्मा नहीं बोलना उसको, उसका नाम है उससे बोलने। हर एक को अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। अब मैं तुम्हें 2 दफा मैं कहूँ सना, कितना अच्छा लगेगा ना। अस्का, अली, मतलब इतनी अपनाइयत फील होती है। मरीज को भी तो होती है, वो भी तो इंसान है। ओके, तो बाकी देखें हिस्ट्री में ना आपके पास, मैंने बोला ना 11 मिनट्स हैं यूजुअली, इससे आगे ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि फिर एग्जामिन भी करना है, समरी भी बनानी है, DDs भी बनानी है, इन्वेस्टिगेशन भी पूछनी है, सारा कुछ 30 मिनट में करना है। तो अगर 11 मिनट में हिस्ट्री लेते हो तो बाकी चीजों का टाइम निकलेगा ना। तो आपने क्या करना है, पहले स्टेप पे द मोमेंट पेशेंट सेड के मीन्स, मैं क्या एग्जांपल दूं, हाँ, बच्चे का पानी ज्यादा है, ठीक है, तो दिस इज हर चीफ कंप्लेंट। या बच्चे का पानी ज्यादा है, उसके साथ उसको प्रेशर सिम्टम्स है, दिस इज हर चीफ, यूजुअली इसी तरह ही आती हैं। मैं वैसे एग्जांपल SOB की देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत मैं थक गई हूँ उसकी एग्जांपल दे दे के SOB की, शॉर्ट ऑफ द ब्रेथ की, तो मैं चेंज कर रही हूँ। इंक्रीज लाइकर विद प्रेशर सिम्टम्स, लेट्स सपोज। तो इससे हमने डेडी निकालनी है। इस चीफ कंप्लेंट को इस तरह पूछना है कि हमें रीजन पता चले कि ये पोली क्यों है और ये प्रेशर सिम्टम क्यों है, ठीक है। तो हम पूछेंगे ऑनसेट क्या, कब से हुआ, ड्यूरेशन क्या है, हाउ मच इट इज सवेयर, सेवेरिटी किस तरह पता चलेगी, कितने सवेयर सिम्टम्स हैं, ठीक है। और फिर आपको पता नहीं है जब पानी ज्यादा होता है क्या DDs हैं, या तो मेटरनल डिजीजेज हैं जिसमें डायबिटीज है सबसे पहले, और फिर फीटल है जिसमें नॉर्मलीज हैं सबसे पहले, या फीटल क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, या इन्फेक्शंस हैं, पोली कराते हैं, टॉर्च हैं। अच्छा, या फिर इट कुड बी अ ड्रग, एंड कोई ड्रग खा ली उसने, अब सब कुछ भी नहीं निकला, तो फिर जो है वो पोली नहीं है, वो ट्विन हो सकती है, मिस्टेकन डेट्स हो सकती है, कोई फाइब्राइड है साथ में, या वैसे ही मेटरनल एसाइटिस है, CLD तो नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली इडियोपैथिक। तो आपने स्टेप 1 पे इस तरह एफर्ट करनी है कि आप पहुंच जाएं कि ये डायबिटीज है,
जब आपने पूछा डायबिटीज का तो वो बता, आपने पोलीयूरिया पे डिप्से का पूछा तो वो बता देगी ये पॉजिटिव है, तो बस यहीं से हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया। हम सो मैनी डिफरेंशियल्स के ये डायबिटीज की वजह से पोली है, या पहले पिछले हमल में कोई मसला चल रहा होगा, या इसमें डेवलप हो गया, या रिस्क फैक्टर्स में मोटी है, फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो हम पकड़ लेंगे। तो आपने क्या करना है, अच्छा सा बायोडाटा पेशेंट का लेना है, ठीक है, फिर आपकी हिस्ट्री है, और आपके दिमाग में ये 3 स्टेप हैं। और पहले स्टेप में सबसे पहले आपकी ये जिम्मेदारी है कि चीफ कंप्लेंट से स्टार्ट करें, ना कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। फिर लेट्स सपोज मैंने ओब्स के देखा है सब फर्स्ट ट्राइमेस्टर से शुरू कर रहे होते हैं, डोंट डू दिस प्लीज, ये बच्चों वाली एमबीबीएस वाली हिस्ट्री है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चीफ कंप्लेंट, उससे स्टार्ट, उससे डीडी बनाए, आप डीडी बन गई। और अगर आप शुरू में 1 मिनट भी दे देंगे ना मरीज को कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अच्छा और क्या हुआ और क्या हुआ, वो खुद ही बना के दे देगी डीडी। बिलीव मी, 90% अगर 1 मिनट मरीज को सुन लेना तो वो खुद ही बना के डीडी आपके हाथ में रख देती है। आपने तो फॉर्मली बाकी चीजें जल्दी से एक्सक्लूड करनी होती हैं, बट तुम लोगों में सब्र ही नहीं है। 90% मरीज तैयार बैठी है तुम लोगों को बताने के लिए, और 90% तुम लोगों में सब्र ही नहीं है, अपने लीडिंग क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, स्टेप 2 में आपने फॉर्मल हिस्ट्री लेनी है, प्रीवियस ओब्स हिस्ट्री, गायनी हिस्ट्री, मेडिकल, सर्जिकल, ठीक है, सोशल, ड्रग अब्यूज। लेकिन ये सिर्फ ऐसे लेनी नहीं है, ये ले ली बस हिस्ट्री, इसमें से स्क्रीन करनी है रिस्पेक्टर्स, क्योंकि उनको मैनेज करना है। मे बी प्रीवियस ओब्स हिस्ट्री में भी बैड ओब्स निकल आए, और 2 अर्ली न्यूट्रल डेथ निकल आए, 2 स्कार निकल आए, एचएमबी निकल आए साथ में गायनी की हिस्ट्री में, या कोई कैंसर निकल आए, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ ट्विंस निकल आए, तो ये आप देख लें, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस निकल आए, डिप्रेशन निकल आए, अनएम्प्लॉयमेंट निकल आए, इनको भी तो मैनेज करना है, ठीक है। मैनेजमेंट का नाम तो ना फॉर्मल हिस्ट्री लें। अच्छा, यही आपने फिर अगर ओब्स का केस है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग कर लें कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाज़िया, वोमिटिंग, डिस्चार्ज वो तो नहीं था, डेटिंग स्कैन हुआ था नहीं हुआ था, डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग हुई नहीं हुई, ठीक है, सीबीसी हुई नहीं हुई, बीपी चेक हुआ नहीं हुआ। सेकंड ट्राइमेस्टर में ऑब्वियसली डायबिटीज और हाइपरटेंशन मस्ट है स्क्रीन करना। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप लेबर का पूछ लें, प्रीटर्म लेबर तो नहीं होगी, वैक्सीनेशन हो गई है, जो कि जर्नल चेक लिस्ट है। तो इट्स मीन स्टेप 2 में तो फॉर्मल हिस्ट्री है, हर ओब्स के पेशेंट का यही पूछना है, या हर गायनी के पेशेंट का यही पूछना है, इसमें तो कोई कमाल नहीं है ना, कमाल तो इधर है ना स्टेप 1 पे, ठीक है। तो कमाल स्टेप 1 पे है, इस पे एफर्ट करनी है। और स्टेप 3 पे हमने प्लानिंग करनी है कि चलें डायबिटीज निकल आई है, तो अब व्हाट नेक्स्ट। अब आपको पता चल गया है शुगर निकली है इसको, या पहले या कॉम्प्लिकेशन है शुगर की, यूटीआई के साथ आई हुई है, तो व्हाट नेक्स्ट। पेशेंट से इसकी कंसर्न्स पूछें, एक्सपेक्टेशंस पूछें, हर पेशेंट की होती है, लिसन टू हर, बिलीव मी, हर पेशेंट की होती है, यू आप उसको टाइम नहीं देते। जब आप खुद पेशेंट बनते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप कफ के साथ जाते हो, लेकिन आपको मे भी कफ से लीकिंग हो रही हो, स्ट्रेस से इनकॉन्टिनेंस का मसला चल रहा हो, और आपके पास कुछ और भी क्वेश्चंस हो जो आप चाहते हैं मैं डॉक्टर से डिस्कस करूं, और पेशेंट डॉक्टर आपको देखे कफ है, चलो ऐसी फाइल लो और जाओ वैसे बक्स खाओ, ओके, डॉक्टर तो खुश है बहुत कि उसने तो ट्रीट कर दिया, आप ठीक भी हो जाओगे। व्हाट अबाउट यूर कंसर्न्स, घर से सोच के आए थे ना कुछ पूछने के लिए, वो तो उसने जवाब ही नहीं दिया, उसने आपको मोहलत ही नहीं दी पूछने की। मेरे साथ काफी दफा हुआ है ये, मैं जाती हूँ अक्सर, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं ना बताऊँ ही ना मैं डॉक्टर हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर बड़े ही मिसमैनेज होते हैं। तो आई ऑलवेज गेट चेक्ड एज लेमन, मैं कभी नहीं डिस्क्लोज करती कि मैं डॉक्टर हूँ, और मुझे कभी मेरा जवाब ही नहीं मिलता। मेरे कान में मसला हुआ था और मुझे सुनना बंद हो गया, टनाइटिस भी हो गया, मैं कितनी अफ्रेड थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उसके लिए तो ये बड़ी लाइट सी बात थी, और उसने चेक किया, उसको समझ आ गया कि कोई जो इन्फ्लेमेशन हुई है, जब ये सेटल डाउन हो जाएगी तो ठीक चीजें हो भी जाएंगी ठीक। मुझे नहीं काउंसिल किया, मैं तो ये पूछना चाहती थी कि मैं तो सारी उम्र ही लगता है मैं बहरी हो जाऊंगी यार, मुझे टेनाइटिस रहेगा, कितना अजाब है। मैं ये पूछना चाहती थी, देयर वर सो मेनी थिंग्स इन माय हार्ट बट ही डिडंट आंसर। मैं ठीक हो भी गई, उससे मेरी मेडिसिन थी, बट आई कांट से ही इज अ गुड डॉक्टर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन कंसर्न इतने जरूरी है।
अच्छा, फिर लेट्स सपोज एचएमबी का केस है, आप मायरीना डिस्कस करोगे तो बात बनेगी ना। उसने, उसके दिल में तो स्टेक्टमी है फिर, या उसके दिल में तो ये है कि मुझे बच्चा चाहिए, फिर तो स्टेक्टमी भी गई, फिर तो ब्लेजन भी गई, फिर तो एम्बोलाइजेशन भी गई, फिर तो हार्मोनल ट्रीटमेंट भी गई, व्हाट लेफ्ट? नॉन हार्मोनल आर मायोमेक्टमी। तो एक्सपेक्टेशन कंसर्न्स ऐड करें, उसी से ही मैनेजमेंट निकले। तो स्टेप 3 पे आप उससे, आपने जो आपका मेन मुद्दा है वो ये है कि जो आपको मसला था, जो आपने डीडी शॉर्टलिस्ट की है, उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट इस्तेमाल की है, कोई वर्कअप हुआ है, और आप क्या चाहती हैं, और हम हमारे जहन में क्या है, हम आपको एग्जामिन करेंगे, कुछ आपकी इन्वेस्टिगेशंस हैं, हमें लगता है ये मसला है इसकी वजह से, और आप ये करें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ बनता है। ठीक है, बाजुकात केस ये होता है कि आपने डायग्नोसिस बनाना है, बाजुकात तो बना बनाया होता है, कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, तो उसमें काउंसलिंग की जा सकती है, जिसमें अभी वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो फिर आप मत कहें, मतलब अभी आपको नहीं पता कैंसर है, बायोप्सी की रिपोर्ट नहीं आई है, और आप उसको यहाँ बैठ के कहते कैंसर है, फिर दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, आपने अपने प्रिविलेज का गलत इस्तेमाल किया। तो ये 3 स्टेप की हिस्ट्री हो गई। अब आपने शॉर्टलिस्ट कर ली है ना, डायबिटीज शॉर्टलिस्ट हो गई है, अब एग्जामिनेशन करना है, जीपी तो करना ही करना। एग्जामिनेशन एक स्पेसिफिक होता है, एक बेसिक होता है, इन्वेस्टिगेशन भी एक बेसिक और स्पेसिफिक होती है, और जैसे स्टेप 2 में फॉर्मल था ना, सब में एक जैसा है, तो बेसिक एग्जामिनेशन या जीपी भी सब में एक जैसा है, बेसिक इन्वेस्टिगेशन भी सब में एक जैसी है। तो कमाल किधर हुआ? स्पेसिफिक एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में डायबिटीज है, बीएमआई देखें, बीपी चेक करें, ठीक है, और पीए करें, प्रेशर सिम्टम्स देखें, स्किन शाइनी तो नहीं है, लाइक इवर्टेड तो नहीं है, ठीक है, प्रोमिनेंट वेन्स तो नहीं है, इतना पोरली है, प्रीटम तो नहीं है, कोई अब्रप्शन तो नहीं हुई हुई, इतना पोरली है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो नहीं हुई, रेस्पिरेटरी रेट तो ज्यादा नहीं हो गया, लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। दिस इज योर स्पेसिफिक एग्जामिनेशन। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि ये जो 20 बीमारियां, उन सबका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन तो ऑब्वियसली सबको पता है ना, तो वो उस पर क्रैम करें, तो ये भी तो आउट ही हो गया ना। तो असल कमाल सिर्फ स्टेप 1 पे था कि डीडी निकालनी थी, शॉर्टलिस्ट करना था उसको, बाकी तो हर चीज आपको पता है, यू नो स्टेप 2 एवरीथिंग, कि ये ट्राइमेस्टर वाइज असेसमेंट करनी है, गायनी ओब्स मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री पूछनी है, बिकॉज इट इज डायबिटीज, तो प्लानिंग में डाइट मॉडिफिकेशन, इंसुलिन पे है तो इंसुलिन का यूज खुद लगा सकती है, किसी को पता भी है हाइपोग्लाइसीमिया कैसे मैनेज करना है, वाकशक करती है, ठीक है, और अगर यूटीआई के साथ आएगा तो पानी शानी पीने का बताना है, तो ये तो आपको पहले ही पता है, ये भी आपको पता है, फिर तो बेसिक एग्जामिनेशन भी तुम्हें पता है, इफ इट इज डायबिटीज तो इसका स्पेसिफिक एग्जामिनेशन भी तुम्हें पता है, और इफ इट इज डायबिटीज प्रोफाइल भी तुम्हें पता है कि अगर तुमने डायग्नोज करना है तो जीटीडी कराना है, या 6 ब्लड शुगर लेवल्स कराने हैं, HbA1c देखना है, सीरम बायोकेमिस्ट्री करानी है, माँ का काम हो गया, फिर बच्चे पे आ जाए, डेटिंग स्कैन, एनोमली स्कैन, ग्रोथ स्कैन, खत्म, बट लेफ्ट। तो एवरीवन नोज कि डायबिटीज की स्पेसिफिक प्रोफाइल क्या है, एग्जामिनेशन क्या है। तो अब इस पूरे स्केच में आपको लगता है ना कि जो कमाल हुआ है वो इधर हुआ है स्टेप 1 पे, है ना? क्या ख्याल है? कितनी जिंदगी आसान हो गई कि चीफ कंप्लेंट्स को इस तरह रूल आउट करना है। देखिए हर चीफ कंप्लेंट की ना डीडीज तो हैं। अगर कोई कहते हैं ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो आपको पता है या तो फिजियोलॉजिकल है या पैथोलॉजिकल है। पैथोलॉजिकल है तो एनीमिया सबसे पहले है, या फिर कार्डियक है, या फिर थायराइड है, या फिर सीकेडी है ना, यू नो दिस। अगर वो कहती है पेन एब्डोमेन है तो आपको पता है या तो अब्रप्शन है, या प्रीटर्म लेबर है, या मिसकैरेज है, राउंड लिगामेंट स्ट्रेच हो गया, यूटीआई है, अपेंडिसाइटिस है, टॉपिक है, वही तो एक्सक्लूड करना है। तो आपने जो ये फाइल्स बनानी है, इसमें जो चीफ कंप्लेंट आती है किसी भी डिजीज की, एक या दो से ज्यादा हो सकती है। एनीमिया की चीफ कंप्लेंट इसकी कॉम्प्लिकेशंस ही होती हैं यूजुअली, या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस ही होती हैं। तो आपने वो भी लिखनी है, और उनसे उनके अंडर जो डिफरेंशियल्स आते हैं वो भी लिखने हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे यू कैन टेक अ वेरी गुड हिस्ट्री। और अगर स्टेप 1 अच्छा है तो बेसिकली यू आर पास। एक ही बात है। बायोडाटा में ये चेक्स हैं कि पेशेंट का नेम पूछें, एज पूछें, रेजिडेंट कहाँ की, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, शादी कब से हुई है, कजन मैरिज है या नहीं, ग्रेविडा पैरा कितनी है, लास्ट बॉर्न एज क्या है, लास्ट प्रेगनेंसी का इवेंट क्या है। ये आप लोगों के लिए शायद एक चीजें एक जैसी लगे, लेकिन एक जैसी है नहीं। अगर लास्ट बॉर्न अगर 3 years बैक है तो लास्ट प्रेगनेंसी इवेंट अभी 4 महीने पहले कोई मिसकैरेज भी हो सकता है।
अब अगर इसको विजाइनल ब्लीडिंग है तो इट कुड बी अ मोलर। बाकी एलएमपी पूछे हैं, डेट ऑफ एडमिशन पूछे हैं। एक पेशेंट जो एडमिट हुई है 3 हफ्ते पहले, तो क्या रीजन 13 दिनों से वो एडमिट है, तो कोई रोला ही है ना, यहीं से आपको रिस्क फैक्टर बन गया, या तो एनीमिया करेक्शन हो रही है, या डायबिटीज है, या फिर पैकिंग हो रही है प्रोलैप्स की, या इको चल रही है इसकी। और मोड ऑफ एडमिशन अगर ईआर से है तो फिर भी समझ आ रही कॉम्प्लिकेशन सिवियर थी, या ओपीडी से आई है तो फिर अंदाजा हो गया। तो आपने बायोडाटा में ये चीजें जरूर डालनी है। और जहाँ वाइफ की डिटेल्स लेते हो, सेम वाइफ का नेम, हस्बैंड का नेम, उसकी एज, उसकी एजुकेशन, उसकी भी एजुकेशन, उसका प्रोफेशन तो उसका भी प्रोफेशन, ठीक है। तो ये भी इजी हो गया, ये स्केच बन गया। बाकी बायोडाटा को बोलने की प्रैक्टिस करना, एग्जाम में फ्लो नहीं आता जब तक प्रैक्टिस नहीं करते, फिर यही करते रहते हो। जब शुरू में प्रैक्टिस करनी है तो एब्रीवेशंस यूज करने हैं, फिर लिखना इजी हो जाता है, जैसे एन नाम, आर रेजिडेंट ऑफ, ई एजुकेशन, पी एफ प्रोफेशन, बी ब्लड ग्रुप, बीजी ब्लड ग्रुप, एमएफ मेडफार, सीएम कजन मैरिज, जीपाल पेवडा पैरा अबॉर्शंस, एनएलआई। जीपाल मेथड ना आरसीओजी रिकमेंड नहीं करती है। एनीवे हम लोग इसी पे गुजारा कर रहे हैं। मोड ऑफ एडमिशन एमओडी, डे ऑफ एडमिशन डीओई, ईडीडी, डीओपी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, केस नॉन केस। तो इतना लंबा थोड़ा एग्जाम में लिखने का टाइम भी नहीं होता, तो इस तरह करके लिख लें। बाकी स्टेप 1 पे वही चीफ कंप्लेंट, स्टेप 2 पे रिस्क एवेल्यूएशन, स्टेप 3 पे ट्रीटमेंट प्लान। वो सारी बातें मैं कर चुकी हूँ। अब ये स्केच कोई आ गया एक ओब्स के पेशेंट का, के बायोडाटा पे बता चुकी हूँ कैसे लेना है, हस्बैंड का, वाइफ का। स्टेप 1 पे डीडीज एक्सक्लूड करनी है, चीफ कंप्लेंट को सबसे पहले एड्रेस करें, फिर डीडीज उसके अंदर जितनी आती है एक्सक्लूड करें। स्टेप 2 पे रिस्क फैक्टर्स निकालें, रिस्क एवेल्यूएशन करें। पहले ओब्स का पेशेंट है तो ओब्स की पूछें, गायनिक की, मेडिकल, सर्जिकल, पर्सनल, सोशल, फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बल्कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी ना करें, प्रायर टू कंसेप्शन अगर कोई डिजीज है, हर डिजीज अगर प्रायर टू कंसेप्शनल भी कंट्रोल नहीं थी तो दिस इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर। अगर प्रेगनेंसी प्लान्ड ही नहीं है तो ये भी तो एक रिस्क फैक्टर है ना। फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नाज़िया, वोमिटिंग, टॉर्च, ड्रग्स, ब्लीडिंग, डिस्चार्ज का पूछ लें। सेकंड में फिटल मूवमेंट्स, एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, थायराइड के सिम्टम्स पूछ लें, या टाइम नहीं है तो वैसे डायरेक्ट पूछ लें। थर्ड ट्राइमेस्टर में पेटम लेबर। और वैसे तो मैंने अपना निमोनिक बनाया होता, टीएमओ इज़ू बताती हूँ आगे थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए क्योंकि समटाइम पेशेंट का कोई क्लू नहीं मिल रहा होता कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर हर, तो ओब्स के पेशेंट से ये टीएमओ इज़ू से निकल आता है। बाकी स्टेप 3 में बता चुकी हूँ। बस ये देख लें, टिप्स एंड ट्रिक्स। आर्ट ऑफ हिस्ट्री टेकिंग हो गया। हम बाकी आर्ट ये भी है कि अपने पेशेंट को इज्जत दें, उसको प्रिंसेस बना के रखें, वैसे भी रूटीन में भी करें। जितनी आपका मरीज आपके साथ खुश है ना, उतना ही आपका अच्छा चलेगा क्लिनिक, ठीक है। तुम तड़ाक ना करें, बीबी ना यूज करें, हाथ मिला लें तो अच्छा है, ठीक है। बाकी डिसेंट वे में उसको बताएं। देखिए ना, आप पेशेंट को एग्जामिन कर रहे हैं तो आप बता दें मैं आपका बीपी चेक कर रही हूँ, आप उसको थायराइड चेक कर रहे हैं, बता दें मैं आपका थायराइड चेक कर रही हूँ, और मैं दिल का मुआयना कर रही हूँ, और मैं पेट का मुआयना कर रही हूँ, थोड़ा बहुत दर्द होगा, मसाना तो खाली है, लेफ्ट थोड़ा साइड पे होके लेट जाएं, तो बातचीत करते रहे। उससे भी तो आपकी रेपो बन रही है ना, यही तो कम्युनिकेशन है, ठीक है। कंसर्न रहे, सॉरी बोले बार बार, दर्द तो नहीं हो रहा, मैं कोशिश करूंगी दर्द ना हो तो प्लीज आप जो है मुझे बता दीजिएगा। और अगर वो बोल रही है तो बोलने दें उसको, एक गोल्डन मिनट आपने सोचा तो है उसको देंगे। उसमें अगर उसने कोई बात बता भी दी, मेरी 2 सर्जरी हुई हैं, तो उसको रोके मत कि नहीं जब मैं सर्जरी की हिस्ट्री मांगूंगी तो फिर तब बताना। तो अभी जस्ट मेंशन कर दें, सर्जरी वाले कॉलम में लिख दें प्लस। स्केच तो बना ही हुआ है आपका, वहाँ कॉपी पेंसिल मिलती है, इसी स्केच के थ्रू लीजिएगा। बाकी ये डूज एंड डोंट्स हैं, ठीक है। ये जैसे ओब्स के पेशेंट में आप निपल स्क्वीज नहीं कर सकते, गायनी में करनी है तो आस्क हर पेशेंट टू डू इट, ठीक है। इसी तरह पेशेंट को कहें कि एड्रेस खुद ही हो, हेल्प कर सकते हैं आप उसके, ठीक है। बाकी पीआर यूजुअली नहीं करते एक्सेप्ट मेलिग्नेंसी, अगर एग्जामिनर आपको दे इस चीज़ की इजाज़त, ठीक है। और बाकी वो ठापा नहीं करनी, चीज़ें फेंकी जा रही हो, उधर रखी जा रही हो, शोर नहीं मचाना, स्मूथ वे में अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करें, ठीक है।
बाकी जैसे आपने जीपी की कंसेंट ली है वैसे ही आप सेपरेट कंसेंट लें ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की और बायोमेनुअल एग्जामिनेशन की या पीआर करनी है तो ठीक है। पेशेंट को बताते रहें सारे स्टेप्स का। अगर सर्दियां जैसे होती हैं तब तो हाथ गर्म कर लें ताकि ठंडे हाथ ना लगे पेशेंट को ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर आपने बायोमेनुअल एग्जामिनेशन करना है या स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो स्पेकुलम उसको दिखा भी दें कि छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको आई विल यूज इट इन दैट वे, इसमें मैंने जेली लगा दिया, इससे दर्द नहीं होगा। ठीक है। तो बाकी अगर पेशेंट बैठी हुई है तो वो सारे एग्जामिनेशन के स्टेप्स बैठ के जो हो सकते हैं एक दफा कर लें। ये ना करें उठा के लिटा के उठा के लिटा के उसको तंग करते नहीं। अगर पेशेंट थोड़ी सी नॉइज कर रही है, थोड़ा सा पेन है तो एंगेज कर लें उसको किसी उसके फेवरेट टॉपिक में, जैसे ससुराल वगैरह के टॉपिक में, तो वो फिर ड्यूरिंग दैट आप बायोमेनुअल करके फारिग होते हैं, वो बस एक अलग ही दुनिया में जा चुकी होती बाकी बाकी अपनी फाइल्स बनाएं। ठीक है। और हाँ भैया टीएमओ जो में आ गया टीएमओ टी से ये है कि हाँ टाइम ऑफ डिलीवरी आपको बताया गया कोई स्पेसिफिक, या मोड ऑफ डिलीवरी आपसे डिस्कस हुआ है? ब्रीच है तो ईसीवी डिस्कस हुआ है आपसे? अगर स्कार है तो क्या आपसे ट्रायल ऑफ लेबर डिस्कस हुआ है? या आपकी क्या ओपिनियन है इस पे? आप कितनी बुकड रही हैं, आपके कितने एंटीनेटल विजिट्स हुए हैं? ठीक है। आपको कभी आईवी आयरन तो नहीं लगा? आपको स्टेरॉइड लग गए या नहीं हुए? कितने आपके अल्ट्रासाउंड हुए? ये बातें करने से ना आपकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है। लाइक एक पेशेंट जिसको आप एनीमिया नहीं सोच रहे थे वो आईवी आयरन लगवाया होगा इसलिए तो वो कंफर्टेबल है, अब तो इसलिए एनीमिया तो नहीं है पर लगा तो है ना। एक पेशेंट जिसके एंटीनेटल विजिट्स ही पूरी प्रेगनेंसी में, अब वो थर्ड ट्राइमेस्टर में आई हुई है, 2 हैं, तो दिस इज आल्सो लेस कंप्लाइंट पेशेंट, दिस इज आर रिस्पेक्टेड फॉर यू। तो स्टेरॉइड अगर पहले ही लग चुका है तो व्हाई यू आर गिविंग अगेन? आपने पूछा ही नहीं। और अल्ट्रासाउंड अगर उसके हो गई है, एग्जामिनर आपको नहीं दे रहा तो आपके इसके तो इतने सारे हुए हैं तो मैं खुद ही निकाल लूंगा ग्रोथ पोटेंशियल मुझे सारे दे दे, तो ये आपके लिए बड़ा लाइफ सेविंग हो जाता है। बाकी निमोनिक्स भी बहुत सारे हैं। ये फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की बता भी चुकी हूँ जो क्वेश्चंस पूछने होते हैं। बाकी हिस्ट्री नरेशन थोड़ी अच्छी करें, एग्जामिनर को जो 8 मिनट में सुनाना है ना तो वो तभी अच्छा सुनाएंगे जब डायबिटीज की काफी दफा खुद को रिकॉर्ड करके सुना हुआ है, फिर फ्लो आता है, फिक्रे बने हुए होते हैं, छोटे छोटे फिक्रे बना बना के लिखें। इतना नजर क्यों नहीं आ रहा? एनीवे ठीक है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वही बातें हैं कि अपने आप पे यकीन रखें। अगर आपको बता भी दे आपका पेशेंट कि मुझे फाइब्राइड है तो फिर भी उसको फाइब्राइड ना लें, पूरा प्रोसेस करें एचएमबी के डीडीज को एक्सक्लूड करने के लिए। ठीक है। बाकी 60% पे पास होते हो, नॉलेज से ही 60% आ जाते हैं, 20% आपकी अच्छी टेक्निक से, और अगर 10-20% कोई लक का कोई एलिमेंट है तो वो हो सकता है। अपनी चीजें सिंपल रखें, खुद से कॉम्प्लिकेट मत बनाएं, डू नॉट इम्प्रेस योर एग्जामिनर बाय गिविंग हर रेयर थिंग्स, ज्यादा नॉलेज मत झाड़ें, फिर वो बैठे होते हैं आप पे लव स्केच करने के लिए। और एग्जाम कोई हिडन ट्रिक नहीं है, जो नजर आ रहा है वैसे ही होता है। ठीक है। बाकी अपना नॉलेज वॉलंटियर ना करें, जो पूछा है बस उसी का ही जवाब दें और सिंपल चीजें, कॉमन चीजें पहले बताएं। ठीक है। बाकी अपनी डेडिकेटेड फाइल्स बनाएं। फाइल्स में मेक श्योर कि आपकी जो चीफ कंप्लेंट है, हर जो जो अंडर दैट डिजीज आती है, जैसे एनीमिया में कितनी चीफ कंप्लेंट्स हो सकती हैं? प्रीटर्म लेबर हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, इजी फटिगनेस हो सकती है, तो आप इन सब की डिटेल्स अलग से बना लें। सेम फॉर अदर ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। और इन सब की ही आप जो है रिसेंट एडवांसेस लिख लें अगर अवेलेबल हैं। बाकी 2 या 3 लोगों के साथ तैयारी करें, अच्छा लगता है। आप वो आपका केस सुनते हैं, आप उनको अपना सुनाते हो, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। ठीक है। अपने अगर अगर नहीं भी है कोई आपके पास स्टडी पार्टनर तो अपने आप को रिकॉर्ड करें। ठीक है। रिकॉर्ड भी करें, मैं तो ये कहूँगी अपनी वीडियो बना लें, आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज भी समझ में आ जाएगी कैसे करते हो, आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते। आप सब बड़े जज अपने खुद ही होते हो।
बाकी 16 पॉइंट्स रहने दें, बस ये 3 स्टेप हिस्ट्री ठीक है। अच्छा, सम टाइम ये होता है टाइम कम होता है, ठीक है। अगर टाइम कम हो तो ये एक बता रही हूँ टोटका कि जब बीएमआई ले रहे हो तो तब डायबिटीज की हिस्ट्री ले लें, पिछला मूड खराब तो नहीं हुआ, यूटीआई तो नहीं होता। अगर आपसे भूल गया तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। बीपी लेते हुए अगर आप भूल गए हाइपरटेंशन, फैमिली हिस्ट्री या पेशेंट की अपनी, तो याद रख लें इसको इसके साथ। जॉन्डस देखते हुए पेशेंट से हेपेटाइटिस का पूछ लें, पर्सनल और फैमिली हिस्ट्री भी। अगर पॉजिटिव निकल भी आता है और सी या बी है तो फिर उसको बता भी दे, कंगा अपना बुर्श वगैरह अलग रखे और थोड़ा सा उसको एजुकेट भी कर दें। पैलर देखते हुए डाइट, आयरन इनटेक और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का पूछा जा सकता है। थायराइड देखते हुए थायराइड का पूछा जा सकता है। ब्रेस्ट के साथ मैलिग्नेंसी का पूछा जा सकता है। रेस्पिरेटरी एग्जामिनेशन के दौरान टीबी का पूछा जा सकता है। सीवीएस एग्जामिनेशन के दौरान कार्डियक डिजीज या अदर मेडिकल डिजीजेस का पूछा जा सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के साथ सर्जिकल हिस्ट्री पूछी जा सकती है। एनेस्थीसिया का पूछा जा सकता है। मैनुअल एग्जामिनेशन के साथ जो आप उससे करते हुए पेशेंट से डिस्कस कर सकते हैं उसकी विशेष, बिकॉज उसने बोला एचएमपी, आपने बाय मैनुअल किया, आपको यूट्रस फर्म मिल रही है, बल्कि मिल रही है, तो दिस इज फाइब्राइड। एट द सेम टाइम यू कैन डिस्कस योर स्टेप 3 जो पेशेंट की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं तो उनको कोरिलेट भी किया जा सकता है। बाकी तो खैर तुम लोगों ने तो ज्वाइन किया हुआ है, बट अगर ये कोई रिकॉर्डेड सेशन सुनता है एंड प्लान करता है हमें ज्वाइन करना तो कैन ज्वाइन अस बाय कॉन्टेक्टिंग एट दिस नंबर, ठीक है। व्हाट्सएप कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दैट वाज अबाउट एमएस लॉन्ग केसेस ओरिएंटेशन कि कैसे आपका केस होगा, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हर की केस की क्या टिप एंड ट्रिक है, फाइल्स कैसे बनानी है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। यार कुछ नहीं है फाइल्स की डिटेल। अभी जैसे जैसे हम शुरू करेंगे ना लाइव सेशंस, तो उसमें फिर मैं साथ साथ बताते रहूंगी कि इसकी फाइल में ना ये चीजें आपने ऐड करनी है, ठीक है। देखो ना, अगर लेट्स सपोज डायबिटीज की फाइल बनानी है, सबसे पहले क्या चाहिए डायबिटीज में? नाइस की समरी, हाँ। फिर क्या चाहिए? एसओजीपी की समरी। फिर इन दोनों का कंपैरिजन चाहिए क्योंकि एग्जाम में दोनों का पूछते हैं, ठीक है। ये आपके थ्योरी का हो गया। फिर आपने इसमें लिखना है कि मैंने स्लाइडिंग स्केल कैसे चलाना है, फॉर स्टीराइड एंड फॉर लेबर, दोनों का डिफरेंट है। और अगर लेबर में चलाना है तो फिर कैसे चलाना है, कब इंसुलिन देनी है, कब नहीं देनी, जीए में क्या कैसे मॉनिटर करना है, एपिड्यूरल में कैसे करना है, इंडक्शन ऑफ लेबर में कैसे लेके चलना है, ठीक है। बेबी की मॉनिटरिंग कैसे करनी है, डीके हो जाए तो फिर कैसे करना है। फिर अगर बच्चे को पोलियो होता है तो इसकी रीजन क्या है, बच्चे की आईयूडी होती है तो इसकी रीजन क्या है। फिर इसमें कॉन्ट्रासेप्शन कौन सी देनी है, या इसको इंसुलिन पे डालना है तो किस कौन सी रेजीम्स हैं, कैसे लेके चलेंगे, या इसका डाइट चार्ट बनाना है तो उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, कितना इसका वजन है। तो ये चीजें आपने डाल दी अपनी डायबिटीज की प्रोफाइल में, अपनी बुक बनाए, ठीक है। तो ये यही तो क्वेश्चन पूछने एग्जामिनर ने, यही आएंगे डायबिटीज। यही मैंने बोला ना, पेपर आउट हो गया सारा। ओके चले, गुड लक। मेरा तो दिल था छोटा सेशन होगा लेकिन लंबा हो गया। तो सी यू। बाकी मैं डॉक्टर तैयबा से और डॉक्टर महविश से ना डिस्कस करती हूँ कौन से डेज पे रखे हम तैयबा महविश। अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर हिरा, या आप स्टूडेंट से भी पूछ लें और बाकी हमारे कोर्सेज के साथ भी मैच कर लें। अच्छा डॉक्टर तैयबा आपकी मेंटोर हैं, हमें बता दूं, एंड शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट एज वेल, तो आप लोग बहुत सीखेंगे इनसे। एक सेशन मैं लूंगी। मैं खुद कह दूं। नहीं तैयबा तुम बड़ी हॉट फेवरेट हो एफसीपीएस के बैच में भी, सच में। ना करें ना करें। मैंने कहा मैं खुद थोड़ा सा इंट्रो करा देती हूँ कि मैंने जैसे इधर उधर के बैचेस ग्रुप्स ज्वाइन करने के बाद जब डॉक्टर हिरा का ज्वाइन किया तो बस फिर उसके बाद छोड़ा नहीं मैंने। इसी प्रिपरेशन के साथ लॉन्ग केस पास किए थे मैंने, वही डॉक्टर हिरा की सारी डेडिकेशन, ये फाइल्स बनाना इन्हीं से सीखा, इसी तरह से लॉन्ग केस की प्रेपरेशन की। सो आप लोग इस चीज़ पे बिल्कुल परेशान ना हो कि एग्जाम की प्रेपरेशन कैसे होगी। आप लोग का करने वाला काम जो है वो सिर्फ हार्ड वर्क है। आप लोगों को इतनी अच्छी गाइडेंस मिलेगी डॉक्टर हिरा के लेक्चर से और उनके वे से कि आप लोगों को ढूंढना ही नहीं पड़ेगा।
और सेकंड चीज ये कि बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी जगहों पे भी ट्रेनिंग की होती है, मैंने बहुत अच्छी जगह की, बट स्टिल जो मैंने बहुत मिस किया था जिस चीज को, हम लोगों को आते ही नहीं था एग्जाम में पेशेंट्स को लेके चलना कैसे है। और फिर ये सिर्फ एग्जाम की प्रेपरेशन नहीं थी, मैं कल को सोचती थी कि प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी तो मुझे तो पेशेंट ही नहीं समझ आएगा कि कैसे देखना है। सो ये इस चीज की तैयारी आप लोग इस तरह से करो कि ये सिर्फ एग्जाम नहीं पास करना, आपकी सारी लाइफ की जो मैनेजमेंट्स और पेशेंट्स डीलिंग है ना, वो इस एग्जाम की प्रेपरेशन पे चलेगी। मतलब अभी भी अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं उसको उन्हीं लाइंस पे ट्रीट करती हूँ जैसे हम लोगों ने इन केस की तैयारियों में किया था। वो 4 साल की ट्रेनिंग में भी हमें समझ नहीं आया था। सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू कि आप लोग सिर्फ लक के ऊपर चल के ना एग्जाम निकालना, केसेस को बहुत डेप्थ में पढ़ो क्योंकि ये आपकी थ्रू आउट लाइफ बेसिस हैं। सो ऑल द बेस्ट। और बस इस केस को होल हार्टेडली फॉलो करेंगे इन कोर्स के अलोंग, तो इंशाल्लाह आप लोगों को कोई और तरीका ढूंढने की, कोई और बुक्स ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। और बाकी कोई भी क्वेरीज होंगी तो साथ साथ आप लोगों को, महविश तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है ग्रुप में, मैं फिर कभी इधर उधर हो जाती हूँ, तो इंशाल्लाह महविश भी है यहाँ पे। महविश आप हो? महविश, हाँ जी महविश, डॉक्टर हिरा। महविश खुद ही बताएं। जी महविश। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है यहाँ पे हम डॉक्टर तैयबा तो वाकई सबकी हॉट फेवरेट है, मेरी भी हॉट फेवरेट है। मेरी भी। बहुत शर्मिंदा करती है डॉक्टर हिरा, ये मुझे बहुत शर्मिंदा करती तैयबा तुम्हारी नहीं आवाज नहीं अल्लाह की तरफ से ना बड़ी एक ना स्मूथनेस है, बड़ी सॉफ्ट वॉइस है, दिल चाहता है बंदा सुनता ही रहे। है। स्टूडेंट्स तुम्हारे बड़े तुम्हारे शुदाई हैं। जज़ाकल्लाह डॉक्टर हिरा, लामिया के बाद आपने बहुत एफर्ट किए इसमें। नेक्स्ट मेंटोर जो आप लोगों को एमएस में टीच करेंगे ना, मेरे और तैयबा के साथ डॉक्टर महविश सफदर हैं। और ये जो इंशाल्लाह आप जब टीच करेंगे तो फिर इनका मैजिक आप खुद ही देख लेंगे। लॉन्ग केस का मैजिक महविश का बहुत अच्छा है, सही बात है, लॉन्ग केस बहुत अच्छा कराती है महविश। हाँ बहुत अच्छा कराती है। मुझे अगर किसी मेरे कैंडिडेट ने इम्प्रेस किया है ना ड्यूरिंग माय टीचिंग सेशन, वो महविश थी। तो मेरी इस पे शुरू से ही नजर थी कि काश ये ज्वाइन करे, पढ़ाना शुरू करे। तो अब आप लोगों के लिए इसने विलिंगनेस श्योर की है, एंड शी इज वेरी गुड स्टूडेंट, शी इज वेरी गुड ओबीडिएंट भी बहुत है और अच्छी जो है ना टीचर भी बहुत है। तो आप लोग काफी लर्न करने वाले हो महविश से। महविश का आई थिंक आईवीएफ में भी बड़ा अच्छा हैंड है। शी इज वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट इन फैसलाबाद, तो बहुत लर्न करोगे इनसे। सही, चले और बच्चों, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग विद अस। मेरा ख्याल है काफी हो गया है, अब छुट्टी करते हैं। चलिए, अपना फीडबैक फिर आप लोग टेलीग्राम पे दे दीजिएगा या कुछ सजेशन है वो भी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह देखते हैं। अच्छा महविश और तैयबा, तुम लोगों के लिए क्या डे सूट करेगा, वेडनेसडे या सैटरडे? डॉक्टर हिरा वही सैटरडे तो नहीं, ट्यूसडे। हाँ जी, मतलब वीकडेज में से कोई भी। ओके, चलिए हम बच्चों से भी डिस्कस कर लेते हैं इन सब से, जो हाँ सबके लिए जी कंफर्टेबल है। ठीक है, ठीक है तो आप जी लोगों का मैम, वो सेशन, हाँ बाकी कोर्सेज भी देख लेंगे ना साथ, उसके एडजस्ट करके फिर। ठीक है। तो ये लोग हमें शॉर्ट केसेस में भी ज्वाइन करेंगे एफसीपीएस के साथ, क्योंकि इन लोगों जी ने शॉर्ट केसेस जी दिए हैं। जी तो इन लोगों ने काफी टायरिंग हो जाएगा हफ्ते में 3 सेशन लेना, बट ऐसे प्लान करते हैं कि इनके लिए कम टायरिंग हो, अल्टरनेटिव डेज पे आए, कंसेक्टिव ना आए। ठीक है, जी डॉक्टर हिरा, ठीक है। चले, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।